नमस्कार, स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं उसने लिटरली पैसे को देखने का लोगों का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। अक्सर हमें लगता है कि फाइनेंशियल सक्सेस यानी आर्थिक सबलता पूरी तरह से नंबर्स, मैथ्स या स्प्रेडशीट्स का खेल है, राइट? पर सच्चाई थोड़ी अलग है। असल में आप पैसे के मामले में कितने सक्सेसफुल होंगे ये आपके ज्ञान से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं मनी और साइकोलॉजी का ये दिलचस्प कनेक्शन। मॉर्गन हाउसल की ये शानदार किताब बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल स्टडी की तरह काम करती है। देखिए, फाइनेंस की दुनिया कितनी अजीब है। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी और टॉप टियर दिमाग वाले लोग अक्सर बुरी तरह फेल हो जाते हैं, जबकि आम साधारण लोग चुपचाप अपनी किस्मत चमका लेते हैं। ये किताब दौलत, लालच और खुशी के बारे में कुछ ऐसे लेसन्स देती है जो सीधे हमारे दिमाग और ह्यूमन इमोशन से जुड़े हैं। इसे एक आश्चर्यजनक कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बेहद ब्रिलियंट टेक एग्जीक्यूटिव को, जिसने 20 साल की उम्र में ही कोई बड़ा आविष्कार कर लिया था। पर आगे चलकर क्या हुआ? उसने अपने पैसों का इतना शो ऑफ किया कि लिटरली मजे के लिए सोने के सिक्कों को समुंदर में फेंकने लगा और आखिर में बिल्कुल कंगाल। अब इसके बिल्कुल उलट मिलिए रोनाल्ड रीड से। ये एक बिल्कुल साधारण सफाई कर्मचारी और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। पर जब इनका निधन हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत से शांति से करोड़ों रुपए बना लिए थे और वो एक महान फिलांथ्रोपिस्ट बनकर सामने आए। अजीब है ना? तो यहां से इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे निकल कर आता है, आर्थिक सफलता कोई कठिन साइंस या कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कितना रिटर्न आएगा, बिल्कुल किसी मैथ फॉर्मूला की तरह। लेकिन सच तो ये है कि फाइनेंस इमोशन से चलता है। आप टेक्निकल चीजें कितनी जानते हैं, उससे कहीं कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अब आप एक सिविल इंजीनियर को लीजिए। वो फिजिक्स के रूल्स यूज करके एग्जैक्टली बता सकता है कि एक पुल क्यों टूटा, क्योंकि फिजिक्स के नियम कभी नहीं बदलते। फोर्स, मास, ग्रेविटी ये सब फिक्स हैं। पर फाइनेंस की दुनिया, यहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चलती है इतिहास, लालच, असुरक्षा और इंसानी व्यवहार के इस मिक्स्ड अप बैग से। यहां फैसले किसी सटीक फॉर्मूला पर नहीं, बल्कि लोगों के डर और उनकी उम्मीदों पर टिके होते हैं। नेपोलियन का एक बहुत ही फेमस कोट है जो यहां बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा था, जीनियस वो व्यक्ति है जो आम काम तब भी कर सके जब उसके आसपास के सभी लोग अपना आपा खो रहे हों। फाइनेंस के मामले में भी ये बात बिल्कुल 100% सच है। आजकल के इस तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में जब मार्केट में भारी उतार चढ़ाव हो, तब शांत और समझदार बने रहना आपकी किसी भी टॉप कॉलेज की डिग्री या हाई आईक्यू से कहीं ज्यादा बड़ा रिटर्न देता है। अब आते हैं किताब के पहले मेन थीम पर, जिसका नाम है कोई पागल नहीं है। अब आप सोचेंगे, लोग अक्सर पैसे को लेकर इतने अजीबोगरीब फैसले क्यों लेते हैं? वेल, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हर किसी की आर्थिक परवरिश बिल्कुल अलग माहौल और अलग वक्त में हुई होती है। सोचिए, जिस इंसान ने बड़ी आर्थिक मंदी देखी है, उसका रिस्क लेने का नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने सिर्फ मार्केट को ऊपर जाते देखा है। इसीलिए जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही होता है। कोई पागल नहीं है। इसको एक माइंड ब्लोइंग नंबर से देखते हैं। एक आम इंसान के निजी अनुभव इस पूरी दुनिया के इतिहास का शायद सिर्फ 0.00000001% ही होते हैं, ना के बराबर। लेकिन फिर भी यही छोटी सी दुनिया तय करती है कि वो इंसान इकोनॉमी के बारे में क्या सोचता है। और मजेदार बात यह है कि ये हिस्सा उसके पूरे फाइनेंशियल बिलीफ्स का लगभग 80% बनाता है। हम सब दुनिया को अपने चश्मे से देखते हैं, इसीलिए सबके अपने निजी फैसले उन्हें बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर जो बिल्कुल जुड़वा भाई बहन जैसे हैं, किस्मत और जोखिम, यानी लक एंड रिस्क। जब भी कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है तो हमें लगता है कि यह पूरी तरह से उसकी मेहनत का नतीजा है, पर ऐसा नहीं है। इस 7 अरब लोगों की भारी भरकम दुनिया में एक साथ खिलते हुए किस्मत और जोखिम का रोल बहुत बहुत बड़ा होता है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और उनका इम्पैक्ट अक्सर हमारी खुद की मेहनत से भी बड़ा हो सकता है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट शिलर से जब किसी ने पूछा कि वो निवेश के बारे में ऐसी कौन सी बात जानना चाहते हैं जो जानी नहीं जा सकती, तो उनका जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, सफल परिणामों में किस्मत की सटीक भूमिका। सोचिए, जब दुनिया के सबसे टॉप इकोनॉमिस्ट के लिए भी ये पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ इंसानी क्षमता खत्म होती है और कहाँ किस्मत का खेल शुरू होता है, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि हमें निष्कर्ष निकालते वक्त थोड़ी विनम्रता, थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए। किसी के फेल होने पर उसकी क्षमता को जज करना बहुत आसान है, पर हो सकता है वो बस बैड लक का शिकार हुआ हो। एक बहुत ही पतली लकीर होती है किसी के इंस्पायरिंग और बोल्ड होने में और उसकी बेवकूफ़ी भरी लापरवाही में, और अक्सर ये लकीर सिर्फ नतीजा आने के बाद ही दिखाई देती है। इसलिए रिस्क और लक दोनों को जज करना इतना आसान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो सीधे हमारे धैर्य पर वार करता है। फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा अनरिटन रूल क्या है पता है? चुप रहो और इंतजार करो। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। लोग सोचते हैं वॉरेन बफेट इसलिए इतने अमीर हैं क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत बढ़िया चुनते हैं। वो सच है, पर उनकी दौलत का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो बचपन से लेके आज तक सालों से बस लगातार इन्वेस्ट करके इंतजार कर रहे हैं। कंपाउंडिंग को समझने के लिए ऑथर एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं, आइस एज यानी हिमयुग का। क्या आपको पता है धरती पर आइस एज किसी भयंकर बर्फीली आंधी या अचानक आए तूफान से नहीं आए थे? वो इस पतली सी बर्फ की परत से शुरू हुए थे जो गर्मियों में पिघल नहीं पाई और आने वाले साल की बर्फ के लिए ईंधन बन गई। इन्वेस्टिंग में भी बिल्कुल ऐसी ही होता है। छोटी छोटी बचत जब सालों तक जुड़ती रहती हैं तो वो ऐसी वेल्थ क्रिएट करती हैं जो किसी भी लॉजिक से परे होती है। बड़ी फोर्स नहीं, लंबे समय का पेशेंस मैटर करता है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, रैशनल होने से ज्यादा जरूरी है रीजनेबल होना। देखिए, इंसान कोई चलती फिरती स्प्रेडशीट या कैलकुलेटर नहीं है। हम भावनाओं से भरे होते हैं। इसीलिए जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो एकदम कोल्ड और मैथमेटिकली परफेक्ट बनने के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि एक समझदार और रीजनेबल अप्रोच अपनाएं जिसे आप कंसिस्टेंटली लंबे समय तक एक्चुअली फॉलो कर सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें लगातार बदलती रहती हैं। 20 साल की उम्र में आप शायद एक छोटे से कमरे में रहकर खुश हों, पर 40 की उम्र आते आते परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं और फिर साथ में आती है एक आरामदायक रिटायरमेंट प्लान करने की टेंशन। जब इंसान का पूरा जीवन, उसके सपने और गोल्स इतने बदलते हैं तो एक रिजिड, ना बदलने वाला प्लान उम्र भर कैसे चल सकता है? थोड़ा लचीलापन और समझदारी हमेशा ठोस प्लान्स पर भारी पड़ते हैं। तो इन सब बातों के बाद एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है, आखिर ये दौलत यानी वेल्थ एक्चुअली है क्या? ऑथर ने वेल्थ की परिभाषा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। वेल्थ वो चमकती हुई गाड़ियां नहीं हैं जो सड़क पर दिखती हैं, या महंगी वॉचेस नहीं हैं। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ उन व्हीकल्स, उन चीजों में है जो खरीदी ही नहीं गईं। वो पैसा जो आपने फ्यूचर के उन ऑप्शंस के लिए सेव कर लिया जो आपको बाद में आज़ादी देंगे। दैट इज ट्रू वेल्थ। और ये वेल्थ क्रिएट कैसे होती है? सेविंग्स के जरिए। और सेविंग का सीधा कनेक्शन मैथ से नहीं, हमारे ईगो यानी अहंकार से है। पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है कम खर्च करना। कम खर्च आप तब करेंगे जब आपकी चाहतें कम होंगी। और सबसे मजेदार बात, चाहतें कम तभी होती हैं जब हमें इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाए कि आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इट इज दैट सिंपल। यहां एक बड़ी मजेदार आयरनी देखने को मिलती है। जब कोई नई ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार खरीदकर सड़क पर निकलता है तो उसे लगता है सब उसे देख रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। पर ऑनेस्टली लोग उस ड्राइवर को नहीं देख रहे होते, वो खुद उस कार में बैठने का सपना देख रहे होते हैं। दिखावटी चीजों से कोई उतना इंप्रेस नहीं होता जितना मालिक को लगता है। लोग आपसे सच में इंप्रेस होते हैं आपकी विनम्रता से, आपके कैरेक्टर से, किसी गाड़ी की हॉर्स पावर से नहीं। तो इन सब बातों का अल्टीमेट गोल क्या है? इस चर्चा का सबसे बड़ा और शानदार लेसन यही है कि दौलत इकट्ठा करने का मूल मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। सबसे बड़ा रिटर्न जो पैसा आपको दे सकता है वो है आपके वक्त पर आपका पूरा कंट्रोल। जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें और जितनी देर तक चाहें वो काम कर पाने की आज़ादी मिलना। फाइनेंस की दुनिया में इससे बड़ा डिविडेंड और कोई नहीं है। तो दोस्तों, आइए इस पूरी चर्चा को जल्दी से समाप्त करते हैं। कुछ ऐसी कोर आदतें जो हमें आर्थिक बर्बादी से बचा सकती हैं। पहला, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी गलती की गुंजाइश रखें। दूसरा, पैसे का इस्तेमाल अपने समय को आज़ाद करने के लिए करें। तीसरा, दिखावा कम करें और विनम्रता ज्यादा रखें। चौथा, किस्मत और जोखिम दोनों को हमेशा ध्यान में रखें। और आखिरी, दौलत को अपने बचे हुए ऑप्शंस और चॉइसेस की तरह देखें। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक फिलोसॉफिकल सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आर्थिक सफलता वाकई इस बात से तय होती है कि आपके ईगो और आपकी आमदनी के बीच कितना गैप है,
तो जरा सोचिए, इस वक्त दुनिया भर में कितनी दौलत सिर्फ उन अनजान लोगों को इंप्रेस करने में उड़ाई जा रही है जिन्हें हम शायद ठीक से जानते तक नहीं। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको पैसे और साइकोलॉजी के नए कनेक्शन को समझने में मदद मिली होगी।